Hello students, how are you? I'm with a new video. This time I'm going to teach you chapter of class 8 civics, and the name of the chapter is parliamentary government and the union executives. Okay, parliamentary government and union executives. Students, in NCERT book the heading should be different. In NCERT book the heading should be why do we need a parliament. Okay, in NCERT the heading is why do we need a parliament, and in private publication books, the chapter name is given parliamentary government and union executives. Okay, so let's start the video of today. First of all, I would like to teach about the parliament. Okay, Indian Parliament of India, Indian Parliament have three categories, have three parts. First is Lok Sabha, second is President, and third is Rajya Sabha. Okay, the Parliament of India have three categories, have three parts: Lok Sabha, President of India, and Rajya Sabha. Combinedly, including, they are called Parliament. In Parliament, Lok Sabha is also there, Rajya Sabha is also there, and President of India is the important part of our parliament, and President of India has given all the executive powers to be exercised. Okay, but President himself do not exercise all the powers, but the powers of President given to the President has been exercised by a council of ministers. Okay, and the head of the council of ministers are called prime minister. So in India, prime minister exercise all the powers given to the president in the name of president. इंडिया में प्रेसिडेंट को पावर्स दी गई हैं यूनियन एग्जेक्टिव्स की, लेकिन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, और सारी की सारी पावर्स इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आप अमेरिका में चले जाएं, यूएसए का एग्जांपल मैं देता हूँ, यूएसए में प्राइम मिनिस्टर पावर में नहीं होते हैं. जो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है कंट्री चलाने के लिए, जो भी पावर्स या जो भी रूल रेगुलेशन लॉज बनाए जाते हैं, उन सब का इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? तो वहाँ पे प्रेसिडेंट करवाते हैं. तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और अपने यहाँ, ठीक है, अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, पार्लियामेंट वहाँ भी है, पार्लियामेंट यहाँ भी है, लेकिन वहाँ सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई हैं, और यहाँ सारी की सारी पावर्स किसे दी गई हैं? प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को दी गई हैं. ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. इन इंडिया एग्जीक्यूटिव पावर्स इज रेस्टेड टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट में जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो रेस्ट करती हैं. एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब क्या हुआ कि कंट्री चलाने के लिए, देश चलाने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, लॉ बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं कंट्री को डेवलप करने के लिए, कंट्री को रूल करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए, उन सब पावर्स को एग्जीक्यूटिव पावर्स कहा जाता है. एग्जीक्यूट मतलब कार्य करने से होता है, वर्क करना. तो वर्क कैसे करवाया जाता है? तो वो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं उसके लिए, कुछ वर्क करवाने के लिए. वो प्रेसिडेंट के नाम क्या है? रेस्टेड हैं. ठीक है, और प्रेसिडेंट के नेम पे ही उन पावर्स का यूज़ किया जाता है. लेकिन प्रेसिडेंट इज़ द ओनली नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. लेकिन प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल यानी नाम मात्र के, ठीक है, बस कहने के लिए उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर दी गई हैं. वो खुद जो है कि इन एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है, ऐसा करने की उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया छूट नहीं देता है. तो फिर वो पावर एक्सरसाइज कौन करेगा? सारा काम कौन करेगा? रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स इज एक्सरसाइज बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उसके लिए मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई गई हैं. जैसे अपने आपके ह्यूमन एचआरडी मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर हैं, क्लॉथ मिनिस्टर हैं, ठीक है, साइंस मिनिस्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं, कोयला मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ऊर्जा मिनिस्टर्स हैं. ठीक है,
तो ये जितने मिनिस्टर्स हैं यही जो है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम संभालते हैं। इन्हीं का जो ग्रुप होता है उनको क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ होते हैं वो इसी मेंबर ऑफ काउंसिल के, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं, उसके सर्वे सर्वा होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के नाम पे उनकी पावर्स का, एग्जीक्यूटिव पावर्स का यूज़ करता है और पीपल वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी वर्क करना होता है वो प्राइम मिनिस्टर अपने पावर से करते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की। द यूनियन लेजिस्लेचर इज़ नोन एज पार्लियामेंट। जो कानून बनाने का सबसे बिगेस्ट जो आपकी इंस्टीट्यूशन होती है दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, उसी को यूनियन लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट 2 हाउसेस। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2 हाउसेस हैं। एक को कहते हैं लोकसभा, सेकंड को कहते हैं राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा इज़ नोन एज द अपर हाउस। ठीक है। अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, यानी पार्लियामेंट में राज्यसभा के मेंबर्स सेकंड फ्लोर पे बैठते हैं, ऊपर थोड़े बैठते हैं, उनको अपर हाउस कहा जाता है। इसी के साथ इसे परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। ठीक है। परमानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर 5 साल के बाद, आफ्टर हर 5 ईयर्स के बाद इनके मेंबर्स नहीं चलते हैं। जैसे लोकसभा में क्या होता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, पीएम के इलेक्शंस होते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं और गवर्नमेंट जब हटती है, ठीक है, तो साथ साथ वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। एमपी इंडिया में आप 5 ईयर्स तक रहते हैं, उसके बाद से फिर से आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और फिर से आपको जीत करके आना पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। राज्यसभा के लिए कोई पब्लिक इलेक्शन नहीं होता है। जैसे हम सीएम का इलेक्शन करते हैं, अपने एमएलए चुनते हैं, ठीक है, पीएम चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो लोकसभा के थ्रू बन सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके किसी पार्टी की तरफ से आप टिकट लेकर के इलेक्शन में आप खड़े हो गए, जीत गए, और जीत गए तो फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। दूसरा तरीका है कि आप राज्यसभा से एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टाइम होता है, ठीक है, वो 6 ईयर का होता है, यानी वो 6 ईयर तक अपने पोस्ट पे बने रहते हैं। और हर 2 साल में इनके मेंबर्स क्या होते हैं, हर 2 ईयर्स में इनके मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। तो हम और आप यानी पब्लिक राज्यसभा के मेंबर्स को नहीं चुनते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स को जो चुनते हैं वो हर स्टेट में जो विधानसभा होती है, ठीक है, हर स्टेट में विधानसभा होती है। और विधानसभा के इलेक्शन में सीएम बनते हैं। जैसे अपने यहाँ योगी जी सीएम है, तो इसके लिए 2017 में एक इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में बीजेपी ने बहुत सारी सीटें जीती थी और उनको सीएम बनाया गया था। ठीक है। तो उनको विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनको एमएलए कहते हैं, हिंदी में विधायक कहते हैं। ठीक है। तो वो स्टेट का मामला हो गया। यूपी के अलग एमएलए होंगे, बिहार के अलग एमएलए होंगे, उड़ीसा के अलग होंगे, दिल्ली के अलग होंगे, गुजरात के अलग होंगे, क्योंकि इन हर स्टेट का सीएम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे विधानसभा भी अलग अलग होती है, इनके एमएलएस भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। लोकसभा इज़ नोन एज लोअर हाउस और टेम्प्रेरी हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और इसे टेम्प्रेरी हाउस भी कहा जाता है। टेम्प्रेरी हाउस इसलिए क्योंकि आज गवर्नमेंट पावर में है, तो आप एमपी हैं, आप मिनिस्टर हैं, कल को किसी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो गवर्नमेंट आपकी गिर भी सकती है। कोई गारंटी नहीं कि आपकी गवर्नमेंट 5 ईयर्स तक चलेगी ही चलेगी। ऐसा तब होगा जब आप मेजॉरिटी में जीत करके आएंगे। 545 टोटल सीट है, उसका आप 2/3, ठीक है, यानी 250 के आसपास अगर सीटें आप 272, हाँ ठीक, 272 सीट कितने में से 545 में से अगर आप जीतते हैं तो यानी आपका पूर्ण मेजॉरिटी आपका रहेगा, आपका कंप्लीट मेजॉरिटी रहेगा। ठीक है। कंप्लीट मेजॉरिटी रहेगी तो वो गवर्नमेंट जो है कि फिक्स जो है कि 5 ईयर्स तक रन करती है। लेकिन इससे पहले
कई बार जो है कि समर्थन से यानी कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट बनती थी। जैसे 272 तक एक पार्टी का डेटा नहीं पहुंचा तो दूसरी पार्टी ने अपना सपोर्ट कर दिया, तो 150 मेंबर उनके थे और 120 मेंबर इनके थे, मिला करके 272 से ज़्यादा हो गए और गवर्नमेंट बन गई। किसी पॉइंट पे नाराज़गी हुई तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जब ऐसी कंडीशन होती है तो गवर्नमेंट क्या होती है, माइनॉरिटी में आ जाती है, यानी गवर्नमेंट के पास पर्याप्त मात्रा में एमपीज़ नहीं रह जाते हैं। नहीं रह जाते हैं तो सर गवर्नमेंट क्या हो जाती है, गिर जाती है, फिर इलेक्शन होता है, फिर नई गवर्नमेंट बनती है। ऐसा आपके इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कई बार हुआ है। अब चाहे वो लोकसभा के मेंबर हों या वो राज्यसभा के मेंबर हों, दोनों को एमपी कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। हिंदी में सांसद कहते हैं, इंग्लिश में एमपी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य, पार्लियामेंट का मेंबर। तो राज्यसभा में जो होते हैं वो भी एमपी होते हैं और लोकसभा में जो बैठते हैं वो भी एमपीज़ होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आके पढ़ते हैं। लोकसभा और द लोअर हाउस कंसिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको लोअर हाउस के मेंबर कहा जाता है और वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्टली हमारे आपके द्वारा इलेक्शन में चुने जाते हैं, हम उनको वोट करते हैं और हमारे वोट के बेसिस पे उनकी जीत होती है। ठीक है, यानी वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए और इनके लिए एक एक कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, एक क्षेत्र, एक एरिया बनाया जाता है, उस एरिया से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं। जैसे आप अगर रुद्रपुर में रहते हैं, ठीक है, रुद्रपुर में अगर आप रहते हैं तो रुद्रपुर के लोग जब एमपी का इलेक्शन होता है, जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, तो वो लोग किस एरिया से वोट करते हैं, वोट तो रुद्रपुर से ही करते हैं, लेकिन बांसगांव के मेंबर को वोट हो जाता है और यहाँ के जो एमपीज़ हैं वो बांसगांव से चुने जाते हैं। यानी हमारा रुद्रपुर का जो एरिया है वो बांसगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। लेकिन वही जब सीएम का इलेक्शन होता है, जब अपने यूपी स्टेट में इलेक्शन होता है, तो रुद्रपुर आपका खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो रुद्रपुर से विधायक चुने जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में रुद्रपुर के आपके एमएलए कौन हैं, जयप्रकाश निषाद जी हैं। ठीक है, लेकिन रुद्रपुर से एमपी कोई नहीं है, क्योंकि रुद्रपुर एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, एमपी का क्षेत्र ये नहीं है। इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। देवरिया है, गोरखपुर है, बांसगांव है। ठीक है, यानी देवरिया में एक एमपी है, बांसगांव में एक एमपी है, एक एमपी गोरखपुर में है, एक संत कबीर नगर में है, एक लखनऊ में है। ऐसे करके वो सीटें हैं, वो जगह हैं, वो स्थान है, उनको थोड़ा सा लॉजिकल लैंग्वेज में हम कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो एमएलए के इलेक्शन में कंस्टिट्यूएंसी अलग होती है और एमपी के इलेक्शन में कंस्टिट्यूएंसी अलग होती है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो आपकी लोकसभा होती है वो मोर पावरफुल होती है। मोर पावरफुल क्यों होती है, क्योंकि डायरेक्ट वोट, क्योंकि वो हमारे द्वारा डायरेक्ट चुनी गई होती है। तो लोकसभा को ज़्यादा पावर दिया गया है, राज्यसभा को थोड़ा सा कम पावर दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लोकसभा की कंपोजिशन की। तो लोकसभा में जो मैक्सिमम एमपी होते हैं वो 550 हो सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम 550 होते हैं और 2 आपके एंग्लो इंडियन, यानी एंग्लो इंडियन का मतलब है कि अंग्रेज भारतीय हों, यानी या तो उनके माँ जो है कि हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज या इंग्लैंड से हों, या पिताजी उनके हिंदुस्तानी हो या इंग्लैंड से हो। ठीक है, यानी वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने चाहिए। तो टोटल 552 आपका हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये जो गवर्नमेंट आपकी इंडिया की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने ये जो 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन हो सकते हैं, ये प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता है। प्रेसिडेंट किसी भी 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकते हैं। फ़िलहाल इसको ये नहीं लिया गया है, किसी 2 एंग्लो इंडियन को नहीं चुना गया है। तो 550 मैक्सिमम आपकी नंबर हो सकते हैं। उस 550 मेंबर्स में जो 530 मेंबर होंगे वो स्टेट से चुने जाएंगे।
वो स्टेट से आते हैं। जैसे दिल्ली, जैसे यूपी से, बिहार से, हर जगह से एमपी अलग अलग जीतते हैं, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से जीत गए। ठीक है। और 20 मेंबर जो होते हैं, 20, वो आते हैं यूनियन टेरिटरी से। ठीक है। जैसे पौंडीचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया। जहाँ यूनियन टेरिटरी हमारे जो यहाँ पे हैं, लद्दाख हो गया, लद्दाख भी अब आपका यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो 20 इनके यहाँ से आने चाहिए, चुने जाने चाहिए। तो 530 आपके स्टेट से आते हैं और 20 आपके यूनियन टेरिटरी से आते हैं। तो टोटल 550 आपका हो गया। और किसी 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट जो है कि नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से टोटल आपका 552 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके 545 मेंबर ही हैं। 550 या 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके लोकसभा में 545 मेंबर हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है राज्यसभा की। सो इट इज़ नोन एज द अपर हाउस। इसे अपर हाउस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली चोजन। ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों द्वारा, पीपल ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्शन में नहीं चुने जाते हैं। इनका इलेक्शन नहीं होता, ये इलेक्शन में खड़े नहीं होते हैं, ये किसी पार्टी से खड़े नहीं होते हैं, हम इनको वोट नहीं करते हैं। ठीक है। ये नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी आपके असेंबली में। ठीक है। जैसे मान लीजिए यूपी का असेंबली है, बिहार का असेंबली है, तो हर स्टेट के एमएलए लोग इनको मिल करके चुनते हैं। ठीक है। इनका डायरेक्टली इलेक्शन नहीं किया जाता है। इनके मैक्सिमम नंबर की बात करें तो 250 मैक्सिमम इनके हो सकते हैं। और जब मैक्सिमम 250 होगा तो उसमें 12 जो आपके मेंबर होंगे वो उनका इलेक्शन नहीं किया जाएगा, यानी एमएलए द्वारा नहीं चुना जाएगा, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। प्रेसिडेंट जिसे चाहे नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन कहाँ से किया जाता है? कोई फिल्म स्टार हो, ठीक है, या कोई अच्छा स्पोर्ट्स खिलाड़ी हो जिसने देश के लिए मेडल जीते हों, कोई साइंटिस्ट हो, कोई अच्छे डॉक्टर्स हों जिन्होंने सोशल सर्विस किया हो, या सोशल सर्विस करने वाले फेमस लोग हों, ऐसे अच्छे लोगों को, 12 लोगों को चुना जाता है। सचिन तेंदुलकर जो कि फेमस क्रिकेटर हैं, वो भी राज्यसभा से नॉमिनेट किए गए थे, प्रेसिडेंट ने उनको नॉमिनेट किया था। ठीक है। रेखा हो गई। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए। अभी आपके फॉर्मर जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, रंजन गोगोई, उनको भी अभी हाल ही में राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट किया गया है, यानी नॉमिनेट किया गया है। ठीक है। तो उस 250 में 12 आपके हो जाएंगे, प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, और 238 मेंबर्स आपके एमएलए द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में आपके राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। ठीक है। 245 मेंबर्स हैं। इस 245 में आप 12 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, तो आपका आ जाता है 233। 233 जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के असेंबली द्वारा या एमएलए द्वारा चुने गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं। ये चैप्टर आपका थोड़ा लंबा है, तो इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। इसका वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। पहले पार्ट का ये लास्ट हेडिंग है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। क्योंकि एक ही चीज़ को हम लोग डिटेल में समझते चलते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। और इस तरीके से जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तरह से क्वेश्चन आंसर ही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट हो चाहे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, सारे के सारे पॉइंट इसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है। आइए, अब पावर्स ऑफ पार्लियामेंट को पावर्स क्या क्या दी गई हैं? पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। आपके इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट बॉडी कोई है जो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, तो वो आपकी पार्लियामेंट है।
उससे ऊपर कोई नहीं है लॉ बनाने में या कानून बनाने में। इट कैन लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। इंडियन लोगों के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए जो भी इसेंशियल रूल एंड रेगुलेशन बनाना हो तो पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट रूल बना सकती है। अ लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ बिल। जब लॉ बनाना होता है, कानून बनाना होता है, तो उसे एक बिल यानी कि मेमोरेंडम, मसौदा, ठीक है, एक बिल के रूप में लिख करके पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। पार्लियामेंट के किसी भी सदन में उसको रखा जा सकता है। पहले लोकसभा में रखा जा सकता है या राज्यसभा में रखा जा सकता है। फिर उस पर डिस्कशन होता है, 2 टाइम 3 टाइम डिस्कशन होता है। डिस्कशन में अगर उस बिल में कुछ सुधार करने होते हैं तो वहीं पे बोल दिया जाता है, फिर सुधार कर लिया जाता है, फिर उसके बाद तब संसद में, पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो अगर लोकसभा से पास आउट हो गया बिल, वो सब ने वोट कर दिया, पास आउट हो गया, तो फिर वो बिल आपका राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा से भी पास हो गया, तब वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अपने जब सिग्नेचर कर देते हैं उस पर, जैसे ही प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं वैसे ही वो बिल है वो एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। ठीक है। फिर उसको लागू करने की जिम्मेदारी आपकी एग्जीक्यूटिव से पे होती है, जुडिशरी पे होती है और बाकी चीज़ों पे होती है। उसके बाद पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जेक्टिव एग्जीक्यूटिव्स। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स को भी कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या होगा कि लॉ को इन्फोर्स कराने वाली बॉडी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, एसपी हो गए, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, ठीक है, ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, डीआईजी हो गए। तो ये लोग क्या है, ये लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं। यानी जो कानून व्यवस्था बनाई गई है पार्लियामेंट के द्वारा, कोई रूल रेगुलेशन बनाया गया है, तो ये वो लोग उसका देख रेख करते हैं कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। ठीक है। जैसे अब कह दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल वाले, ठीक है, अपनी फ़ीस लॉकडाउन के नाते नहीं बढ़ा सकते। तो अगर कोई प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन में फ़ीस बढ़ाता है, ठीक है, तो फिर उसके खिलाफ हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव इसी को कहते हैं जो पालन कराएं, जो फॉलो करवाएं। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, पार्लियामेंट ऑल्सो हैज़ फाइनेंशियल पावर्स। पार्लियामेंट के पास फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं। ठीक है। उसके बाद से पार्लियामेंट आर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट को अगर लगता है कि कोई लॉ या कानून पुराना हो गया है, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, तो उसमें, उस कानून में, रूल में, रेगुलेशन में वो क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसी को अमेंडमेंट कहते हैं। जैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 था, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि 370 नहीं होना चाहिए, तो अमेंडमेंट लाया और कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करके 370 को हटा दिया गया। अब कश्मीर आपका इंडिया का परमानेंटली अंग बन गया है। कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, अब आपको यूनियन टेरिटरी बन गया। लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहे, कोई डाउट रहे, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जितने भी साधन हैं आपके सोशल, जितने भी साधन हैं आप यूज़ करके, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं भी आप क्वेश्चन अपने पुटअप कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। सेकेंड पार्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपको बतानी है, उसमें प्रेसिडेंट का वर्क, प्राइम मिनिस्टर का वर्क, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बचे रहिए, और बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि हाल के दिनों में कोरोना के केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत सारे हिस्से रेड जोन में आ चुके हैं।